हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि आखिर ये बड़े बड़े पहाड़ बनते कैसे हैं? या जमीन के नीचे ऐसी कौन सी जबरदस्त ताकत है जो टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला देती है और फिर भूकंप आ जाते हैं? इन सारे सवालों का जवाब स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में छुपा है: स्ट्रेस, स्ट्रेन और मोर्स सर्कल। चलिए आज इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए भी एकदम परफेक्ट रिवीजन होगा। तो ये है आज का हमारा प्लान। हम शुरू करेंगे बिल्कुल फंडामेंटल से, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि इन दोनों की वजह से चट्टानें यानी रॉक्स डिफॉर्म कैसे होती हैं। उसके बाद हम ब्रिटल और डक्टाइल बिहेवियर के बीच का आखिर फर्क क्या है ये समझेंगे। और फाइनली हम स्ट्रेस को एनालाइज करने के एक सुपर पावरफुल टूल मॉर्स सर्कल को समझेंगे और उसे यूज करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आइए इस फील्ड के 2 सबसे ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझकर अपनी नींव मजबूत करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस, जिसे हम ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, आखिर है क्या? देखिए, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसको प्रेशर की तरह सोचना। मान लीजिए आप किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं। वो फोर्स कितने एरिया पर लग रहा है, बस उसी का कैलकुलेशन है स्ट्रेस। इसलिए फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जब जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे पर जोर लगाती हैं, तो ये स्ट्रेस ही है जो चट्टानों का पूरा रूप बदल देता है। अब देखिए, स्ट्रेस एक ही टाइप का नहीं होता, इसके 3 मेन टाइप्स हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहला है टेंशनल स्ट्रेस, जिसका मतलब है खिंचाव। सोच के देखिए, जैसे आप एक रबर बैंड को दोनों तरफ से खींच रहे हैं। फिर आता है कंप्रेशनल स्ट्रेस, यानी दबाव, जैसे आप एक स्पंज बॉल को अपनी हथेलियों के बीच में दबा रहे हैं। और तीसरा है शियर स्ट्रेस, यानी फिसलना। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ताश की गड्डी। जब आप उसे साइड से धक्का देते हैं तो पत्ते एक दूसरे के ऊपर कैसे फिसलने लगते हैं, बस वही है शियर। ठीक है, तो हमने चट्टान पर टेंशनल, कंप्रेशनल या शियर स्ट्रेस लगा दिया। अब आगे क्या? चट्टान उस स्ट्रेस पर रिएक्ट करेगी। उसका शेप, उसका साइज या उसका वॉल्यूम बदल जाएगा। इसी बदलाव को, इसी डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं स्ट्रेन। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो स्ट्रेस कॉज है और स्ट्रेन उसका इफेक्ट है। ओके, अब जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनके बीच में रिश्ता क्या है। और इस रिश्ते को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ, जिसे कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये है वो फेमस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसके वर्टिकल वाई एक्सिस पर हम स्ट्रेस को मेजर करते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन को। ये ग्राफ ना एक पूरी कहानी बताता है। ये हमें दिखाता है कि जैसे जैसे हम किसी मटेरियल पर स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं, वो किस तरह से डिफॉर्म होता जाता है, यानी उसमें स्ट्रेन कैसे बढ़ता है। इस कर्व पर हमें डिफॉर्मेशन के 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस दिखते हैं। और ये दोस्तों एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेज है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये बिल्कुल एक स्प्रिंग जैसा है। आपने स्ट्रेस लगाया, मटेरियल डिफॉर्म हुआ, स्ट्रेस हटाया, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। रिवर्सिबल है। अगर हम स्ट्रेस और बढ़ाएं तो हम एंटर करते हैं डक्टाइल या प्लास्टिक स्टेज में। अब यहाँ जो डिफॉर्मेशन है ना, वो परमानेंट हो जाता है। और अगर स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ जाए तो आता है तीसरा स्टेज, फ्रैक्चर, यानी मटेरियल टूट जाता है। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर क्यों कुछ चीजें जैसे कांच थोड़ा सा स्ट्रेस लगने पर सीधा टूट जाती हैं, जबकि दूसरी चीजें जैसे लोहा टूटने से पहले मुड़ जाती हैं? इसका जवाब उनके ब्रिटल या डक्टाइल बिहेवियर में छुपा है। देखिए, इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क ये है कि वो फ्रैक्चर होने से पहले कितना डिफॉर्म हो पाते हैं। ब्रिटल मटेरियल्स जैसे कांच इलास्टिक लिमिट के बाद ज्यादा डिफॉर्म नहीं होते, वो अचानक से फील हो जाते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट डक्टाइल मटेरियल्स जैसे मिट्टी या क्ले टूटने से पहले काफी ज्यादा परमानेंट डिफॉर्मेशन से गुजरते हैं। और ये दोनों कर्व्स इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं। लेफ्ट में देखिए, ब्रिटल मटेरियल का कर्व कितना छोटा है, वो थोड़ा ऊपर जाता है और अचानक खत्म हो जाता है, मतलब इलास्टिक लिमिट के थोड़ी देर बाद ही फ्रैक्चर हो गया। अब राइट वाला कर्व देखिए, डक्टाइल मटेरियल का कर्व एक लंबा खींचता हुआ प्लास्टिक रीजन दिखा रहा है, जो ये बताता है कि टूटने से पहले इसमें कितना ज्यादा डिफॉर्मेशन हुआ है। तो कोई रॉक ब्रिटल बिहेव करेगा या डक्टाइल, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? इसके पीछे 4 मेन फैक्टर्स हैं। पहला, टेम्परेचर। जितना ज़्यादा गर्मी होगी, रॉक उतना ही डक्टाइल हो जाएगा। दूसरा, कन्फाइनिंग प्रेशर। ज़मीन के जितना नीचे जाओगे, दबाव बढ़ेगा और रॉक का डक्टाइल बिहेवियर भी बढ़ेगा। तीसरा है स्ट्रेन रेट।
अगर स्ट्रेस धीरे धीरे लगाएंगे तो रॉक मुड़ जाएगा, लेकिन अचानक से तेजी से लगाएंगे तो टूट सकता है। और आखिर में रॉक कॉम्पोजिशन, हर मिनरल की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, राइट? अब देखिए, अलग अलग एंगल्स पर इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना मैथमेटिकली काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इंजीनियर्स और जियोलॉजिस्ट्स एक बहुत ही कमाल के ग्राफिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं मोर्स सर्कल। मोर्स सर्कल को आप एक ग्राफिकल कैलकुलेटर की तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसा ग्राफिकल तरीका है जो हमें किसी भी पॉइंट पर लगे स्ट्रेस स्टेट को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। इसकी मदद से हम किसी भी प्लेन पर लगने वाले नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस को बिना लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस के फटाफट पता लगा सकते हैं। चलिए इस डायग्राम के पार्ट्स को समझते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है वो नॉर्मल स्ट्रेस यानी सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है, और जो वर्टिकल वाई एक्सिस है वो शियर स्ट्रेस यानी टॉ को। ये सर्कल जहां हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इन 2 पॉइंट्स पर काटता है वो है हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 और सिग्मा 3। ये मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमें एवरेज स्ट्रेस बताता है। ठीक है, अब जब हम इसके कंपोनेंट्स को समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रेस को एनालाइज करने के लिए हम इस सर्कल को प्रैक्टिकली यूज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हम निकाल सकते हैं वो है इस सर्कल का सेंटर। एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट एवरेज स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सिग्मा 1 + सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2। सेंटर तो ठीक है, लेकिन इस सर्कल का जो रेडियस है r वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि रेडियस की वैल्यू ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी टाउ मैक्स के बराबर होती है। ये हमें बताता है कि मटेरियल पर सबसे ज़्यादा शियर स्ट्रेस आखिर लग कितना रहा है। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करेंगे? इन 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। पहला, जो स्ट्रेस वैल्यूज दी गई हैं उनसे सर्कल ड्रॉ कीजिए। दूसरा, किसी एक प्लेन के स्ट्रेस स्टेट को सर्कल पर एक पॉइंट के रूप में लोकेट कीजिए। तीसरा, अब अगर आपको किसी नए प्लेन पर जो थीटा एंगल से घुमा हुआ है स्ट्रेस निकालना है तो आप सर्कल पर अपने पॉइंट को 2 थीटा एंगल से घुमा देंगे। और चौथा, सर्कल पर इस नए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही उस नए प्लेन पर नॉर्मल और शियर स्ट्रेस की वैल्यूज हैं। सिंपल। तो आज हमने स्ट्रेस से लेकर स्ट्रेन तक और फिर मोर्स सर्कल की पूरी कहानी को समझा। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ एग्जाम्स की थ्योरी नहीं है। इन कॉन्सेप्ट्स की असली पावर इनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में है। जरा सोचिए, किसी चट्टान पर लगने वाले स्ट्रेस को समझकर क्या हम भूकंप या लैंडस्लाइड्स जैसे बड़े जियोलॉजिकल इवेंट्स को आने से पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यही वो सवाल है जो जियोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स को हर रोज आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। देखने के लिए शुक्रिया।